नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तैयारी 360 आईएएस। दोस्तों, अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। आज हम आगे बढ़ाएंगे अपने लेक्चर को और मौर्यन एज के आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला लेक्चर, बहुत सारी फोटोग्राफ्स के साथ, बहुत सारे मैप्स के साथ आज मैं आपको इस लेक्चर में आगे बढ़ाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफी पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर मैं एक बार टाइमलाइन का जिक्र करूं तो हमने देखा था कि भाई जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमें ऋग्वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज, फिर उसके बाद एज ऑफ महाजनपद देखने को मिलती है एंड एज ऑफ महाजनपद के बाद मौर्यन एज हमें देखने को मिलती है। अब देखिए, जो महाजनपद हैं इनका हम आज पहले जिक्र करेंगे, उसके बाद मौर्यन एज की तरफ आगे बढ़ेंगे। महाजनपद का जिक्र करने का कारण ये है कि भाई हमें एक तो यहाँ पे देखना है कि महाजनपद में हमें क्या क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिली, खास करके आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिली एंड वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम कब देखेंगे, उसके बाद हम मौर्यन एज की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए, महाजनपद की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो महाजनपद में हमें दो तीन डेवलपमेंट्स जो खास हैं वो देखने को मिलती हैं। पहली डेवलपमेंट तो ये कि भाई यहाँ पे 64 हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स का जन्म होता है। अब ये वो सेक्ट होते हैं जिनका वेदास की फिलॉसफी में कोई विश्वास नहीं है। इसमें बुद्धिज्म भी आ गया, जैनिज्म आ गया, चरावाक आ गया, आजीविकास आ गए। अब बुद्धिज्म एंड जैनिज्म अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लगभग हर वर्ष हमें देखने को मिलता है कि यूपीएससी इन सेक्ट से क्वेश्चंस पूछ लेता है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे फोटोज देख रहे हो ना, ये स्कल्पचर्स हैं, आर्ट, स्कल्पचर आर्ट है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का। ये स्कल्पचर आर्ट पोस्ट मौर्यन एज की डेवलपमेंट है। ये स्कल्पचर आर्ट मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगाया है कि भाई हालांकि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की जरूर डेवलपमेंट होती है एज ऑफ महाजनपद में, लेकिन ये जो स्कल्पचर्स हैं ये अभी तक नहीं बनते हैं। ये स्कल्पचर्स कब बनते हैं? पोस्ट मौर्यन एज में, यानी कि मौर्यन एज बीत जाने के बाद बनते हैं। चलिए, महाजनपद एज में एक और डेवलपमेंट होती है जो कि इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के पड़ोस में होती है। ये डेवलपमेंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस डेवलपमेंट में जो इंडिया के बगल में ये जो डेवलपमेंट हुई, इससे कई सारी एलिमेंट्स हमें मौर्यन एज में देखने को मिलते हैं। कई सारे एलिमेंट्स आप देखेंगे मौर्यन एज में एज इट इज कॉपी किए गए हैं, या यूं कह लें कि मौर्यन एज ने काफी ज्यादा इंस्पिरेशन यहां से ली है। अब ये क्या डेवलपमेंट है जो कि महाजनपद के पैरेलल में हो रही है? कहाँ हो रही है? ईरान में, आज के ईरान का जो एरिया है उसमें, जैसे हम पर्शिया के नाम से जानते थे, इस एरिया में। अब ये डेवलपमेंट क्या थी? देखिए, इस समय में जब भारत में महाजनपद का समय चल रहा था, यहाँ पे महाजनपद का समय चल रहा है, तो पर्शिया का ये जो रीजन है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें एक्मेनिड एम्पायर की डेवलपमेंट देखने को मिलती है। एक्मेनिड एम्पायर का जो टेन्योर है दैट इज 550 बीसी टू 330 बीसी के अराउंड। अब ये जो एक्मेनिड एम्पायर था, इसमें आर्ट एंड कल्चर में काफी ज्यादा, खास करके आर्किटेक्चर में बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट दीज डेवलपमेंट्स आर फर्दर फाउंड इन मौर्यन एज। मौर्यन एज, माइंड यू, मौर्यन एज जो है वो एक्मेनिड एम्पायर ओवर होने के बाद भारत में डेवलप होता है। जो एक्मेनिड एम्पायर की पैरेलल डेवलपमेंट भारत में है वो है महाजनपद। महाजनपद में से ही एक मौर्यन एज जो है वो निकल कर आती है। चलिए, अब क्या डेवलपमेंट है वो एक एक करके हम एक्मेनिड एम्पायर की डेवलपमेंट्स को समझते हैं, देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो डेवलपमेंट सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है ये एक्मेनिड एम्पायर की जो कैपिटल सिटी थी, जिसे हम परसेपोलिस के नाम से जानते हैं। इस कैपिटल सिटी को आप देखें, इसमें बहुत सारे पैलेसेस के जो रिमेन्स हैं हमें देखने को मिलते हैं। सेंट्रल हॉल का रिमेन हमें देखने को मिलता है। इसे मैं थोड़ा सा अगर और जूम इन करूं, थोड़ा सा और आगे इसको अच्छे से आपको दिखाना चाहूं, तो आप ये अपनी स्क्रीन पे देखिए। अपनी स्क्रीन पे आप अभी देख पा रहे होंगे एक पैलेस के रिमेन्स। नाउ दिस पैलेस, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे पैलेस देख पा रहे हैं, ये पैलेस है एक्मेनिड्स का। ये परसेपोलिस में बना था। और ये एक्मेनिड का पैलेस जो है, इसमें आप ये देखिए, ये पिलर्स हैं, यहाँ पर रिमेन्स ऑफ पिलर्स हैं। ये पैलेस जो है ना, इसकी एक बहुत ही विशाल एक रूफ हुआ करती थी इस तरह से ना। और ये जो रूफ थी ये पिलर्स के ऊपर ही टिकी हुई रूफ थी। अब मैं यहाँ पे ये क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि सेम डेवलपमेंट हमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में देखने को मिलती है। कहाँ पर? पटना के कुम्रहार में। एंड कुम्रहार में हमें 80 कुम्रहार, कुम्रहार में हमें 80 पिलर्ड, 80 पिलर्ड हॉल भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये पिलर्ड हॉल जो है
इसकी इंस्पिरेशन आप कह लीजिए या इसका एक प्रीडिसेसर जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, परसेपोलिस की कैपिटल में देखने को मिलता है, एक्मेनिड्स के द्वारा ये बनाया गया पैलेस के रूप में। इसके साथ-साथ और भी हमें कुछ चीज़ें देखनी होंगी जो कि बाद में मौर्यस की एज में रेप्लिकेट कह लीजिए होती हुई दिखाई देती हैं। एक जो डेवलपमेंट यहाँ पे जिसका ज़िक्र करने लायक है वो है देखिए ये पिलर्स जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये जो पिलर्स आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, इन पिलर्स की अगर मैं बात करूँ बेसिकली दिस इज़ अ सेंट्रल हॉल ऑफ अकेमेनिड एम्पायर। ये जो सेंट्रल हॉल है, इस सेंट्रल हॉल में जो उस समय के जो अकेमेनिड किंग थे, वो जो बाहर से आए हुए फॉरेन डिग्निटरीज़ हुआ करते थे, उनको रिसीव किया करते थे, उनको मिला करते थे। अगर आज को आपको इसको कंपेयर करना हो तो आप देखेंगे जो हमारे राष्ट्रपति भवन में आप देखते हैं कि कभी भी कोई फॉरेन डिप्लोमेट आता है वो अपने क्रेडेंशियल्स हमारे प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करता है तो एक हॉल में वो सेरेमनी होती है। कुछ इसी तरह का यूज इस हॉल का था, सेंट्रल हॉल का था। अब ये सेंट्रल हॉल की खासियत क्या है? ये पिलर्स जो आप देख रहे हैं, ये पिलर्स इनके ऊपर रूफ थी और यही खासियत हमें देखने को मिलती है क्योंकि इस तरह के पिलर्स हमें अशोकन एज में भी देखने को मिलते हैं। अब ये अशोकन पिलर्स के रूप में हम इनको डिस्कस करेंगे। बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है, मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा। यू विल फाइंड द सिमिलैरिटीज़ एंड यू विल बी अमेज्ड बाय द सिमिलैरिटीज़। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। देखिए, कहते हैं जी ओनली दीज़ स्टोन पिलर्स रिमेन, रेस्ट ऑल वुडन पिलर्स वर डिस्ट्रॉयड बाय अलेक्जेंडर। अब देखिए, अलेक्जेंडर जब भारत में आया था, अब हम सब जानते हैं जो प्री मौर्यन एज है, महाजनपद की एज है, उस समय अलेक्जेंडर भारत में आया था। अब अलेक्जेंडर जब भारत से वापस लौट रहा था, तो उसने क्या किया? अलेक्जेंडर भारत से वापस लौटते हुए इन महाजन ये जो अकेमेनिड एज है या फिर अकेमेनिक एम्पायर है, इसे डिस्ट्रॉय करता हुआ चला जाता है और ये जो पिलर्स थे यहाँ पे, इस पैलेस में जो पिलर्स थे उन्हें क्योंकि वो पिलर्स जो हैं वो कुछ वुडन पिलर्स भी थे, वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए, उन्हें बर्न डाउन कर दिया गया। चलिए, एक और डेवलपमेंट जो हमें अकेमेनिड एम्पायर की देखने को मिलती है, वो है जी रॉक कट साइट बिहाइंड द सिटी ऑफ परसेपोलिस। अब ये जो परसेपोलिस अकेमेनिडिक एम्पायर की जो कैपिटल थी, उसके बैक साइड में हमें कुछ इस तरह के रॉक कट सिटी के ये रॉक कट केव्स देखने को मिलती हैं। अब ये जो रॉक कट केव्स थी, इनका इस्तेमाल होता था एज़ अ टूम्ब, कब्र के रूप में। जो राजा या उनकी फैमिली के लोग थे, उनकी कब्र के रूप में हमें देखने को मिलता है कि इन केव्स का इस्तेमाल किया जाता था। इन केव्स को थोड़ा-सा और अगर हम फर्दर देखें, तो आप पाएँगे कि इन केव्स में इंस्क्रिप्शंस भी हमें देखने को मिलती हैं। लेट मी शो यू द इंस्क्रिप्शंस। अब देखिए ये आप इंस्क्रिप्शंस अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी कि ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं अशोका के टाइम पे भी हमें देखने को मिलती हैं। रॉक एडिक्ट्स के फॉर्म में, रॉक एडिक्ट्स भी मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, इसी के साथ-साथ हमें पिलर एडिक्ट्स भी अशोका के एज में देखने को मिलती हैं। सो द पर्पस हियर इज़ टू मेक यू अवेयर कि भाई देखिए जो अशोका के टाइम में डेवलपमेंट्स हुई हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत कुछ नया आ गया था। अशोका के टाइम में डेवलपमेंट्स भारत में हुई ज़रूर हैं। इन डेवलपमेंट्स की जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये अकेमेनिड एम्पायर है जिसके समय में ये सारी की सारी इंस्क्रिप्शंस ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हमने देखी। अकेमेनिड एम्पायर में कौन-सी डेवलपमेंट्स हमने अभी ज़िक्र किया? हमने वहाँ पे पैलेस देखा जो कि मौर्यन एज में हमें देखने को मिलता है। वहाँ हमने पिलर्स देखे, पिलर्स में भी हमने सिंपल पिलर्स भी देखे। सिंपल के साथ-साथ जो हमारे अशोकन पिलर्स जो हम देखे हैं फ्री स्टैंडिंग पिलर्स, तो उसमें थोड़ा आर्किटेक्चरली सिग्निफिकेंट पिलर्स हैं, वो भी हमने देखे एंड वो दोनों ही भारत में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ-साथ हमने यहाँ पे केव्स देखी, वो केव्स भी भारत में अशोकन एज में देखने को मिलती हैं। इसके साथ-साथ हमने एडिक्ट्स या फिर इंस्क्रिप्शंस भी देखी। अब ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ये भी भारत में हमें देखने को मिलती हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू कन्वे कि भाई देखिए यहाँ से एक इंस्पिरेशन मॉडर्न एज को मिली एंड फिर अब हम बढ़ते हैं मॉडर्न एज की तरफ और उन सभी डेवलपमेंट्स को अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। कई सारे क्वेश्चंस यूपीएससी प्री एंड मेंस दोनों में ही यहाँ से पूछती रहती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अब हम आगे कवर करने वाले हैं।
अच्छा, ये मौर्यन एम्पायर का 250 बीसी का एक्सटेंट आप देख रहे हैं। मौर्यन एम्पायर काफ़ी वाइड एम्पायर था। इनफैक्ट मौर्यन एम्पायर जो है, इतना ज़्यादा वाइड था कि उसमें आज का अफ़गानिस्तान, आज का पाकिस्तान वाला सारा एरिया कवर्ड था। हाँ, साउथ में कुछ एरियाज़ थे जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मौर्यन एम्पायर नहीं पहुँच पाया, जिसमें चोलास थे या फिर आप और यहाँ पे सत्यपुत्रास देख रहे हैं। ये सारे जो यहाँ पे पांड्यास का जो एम्पायर था, यहाँ पे देखेंगे आप मौर्यन एम्पायर अपनी जो जड़ें हैं वो मजबूत नहीं कर पाता है। एनी हाउ, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं मौर्यन एम्पायर से जुड़ी हुई। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई मौर्यन एम्पायर ने इंस्पिरेशन ली है कहाँ से? अखेमेनिड एम्पायर से। अब क्या इंस्पिरेशन और क्या प्रोडक्ट निकल कर आया मौर्यन एम्पायर का, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहली जो यहाँ पे हमें मौर्यन एम्पायर की जो डेवलपमेंट या फिर जो मौर्यन एम्पायर का जो आर्किटेक्चरल फीचर हमें डिस्कस करना है, वो है अशोकन पिलर। अब आप अपनी स्क्रीन पे अशोकन पिलर को देख पा रहे होंगे। इस अशोकन पिलर को आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इस अशोकन पिलर को आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। थोड़ा-सा इसको मैं और आपको तरीके से दिखाता हूँ। आप देखें, ये जो अशोकन पिलर का जो ये आप पूरा वाला हिस्सा देख पा रहे हैं, इसमें ये है फर्स्ट हिस्सा जिसे आप शाफ्ट कहते हैं, एंड ये जो सेकंड हिस्सा है, जो इस शाफ्ट के ऊपर का हिस्सा है, इसे आप कैपिटल के नाम से जानते हैं। अब ये जो कैपिटल है मैंने यहाँ पर आपके सामने रखी है। इस कैपिटल में 3 हिस्से आ जाते हैं। कौन-सा? ये जो इन्वर्टेड बेल शेप्ड पोर्शन है, इन्वर्टेड बेल या फिर इन्वर्टेड लोटस भी कह देते हैं। इन्वर्टेड बेल शेप्ड पोर्शन है। ये जो हिस्सा है ये अबेकस है। अबेकस के बाद यहाँ पर हमें एनिमल स्कल्पचर या फिर एनिमल फिगर देखने को मिलता है। अब ये जो 3 हिस्से हैं, ये तीनों मिलाकर क्या बनाते हैं? ये कैपिटल बनती है, ठीक है? और कैपिटल के साथ नीचे क्या अटैच हो जाता है? शाफ्ट अटैच हो जाता है। अब इन्हीं चीज़ों को हमें डिटेल में पढ़ना है। मौर्यन पिलर्स की कुछ खासियतों को हमें देखना है। देखिए, मौर्यन एज में 2 तरह के पिलर्स का निर्माण किया गया था। जैसे मैंने अभी आपको बताया, पहला पिलर कौन-सा था? जैसे अभी हमने परसेपोलिस के केस में भी देखा ना कि भाई सिंपल पिलर्स थे। उन पिलर्स में कोई आर्किटेक्चरल या फिर कल्चरल सिग्निफिकेंस हमें देखने को एज़ सच नहीं मिलता। ये सिंपल पिलर्स थे। इन सिंपल पिलर्स के बेसिस पे जो वहाँ की पैलेस की रूफ थी, उस रूफ को टिकाया गया था। मौर्यन एज में जो अशोका के टाइम पे पैलेस बना था, मैं आपको बता दूँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने लिए एक पैलेस बनाया था। ये जो पैलेस था चंद्रगुप्त मौर्य का, ये पैलेस कंप्लीटली वुडन पैलेस था और उस वुडन पैलेस को ऐसा माना जाता है कि वो बर्न डाउन हो गया, वो जल गया था और उसके बाद अशोका ने अपने ही जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्हीं के पैलेस को रेप्लिकेट किया एंड वुडन की जगह स्टोन पैलेस बनाया। अब ये जो स्टोन पैलेस चंद्रगुप्त मौर्य के पुराने पैलेस की जगह पर अशोका के द्वारा बनाया गया था, ये स्टोन पैलेस के रिमेन्स आज भी हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पर हैं? मैंने आपको बताया, कुम्हरार। कुम्हरार एक जगह है, कहाँ पर है? पाटलिपुत्र, पटना में। अब देखिए, ये जो पैलेस का रूफ थी ना, वो जो उस समय के जो पैलेस की रूफ थी, उसमें सिंपल पिलर्स का इस्तेमाल किया गया था, उनमें कुछ डिजाइन एलिमेंट नहीं था। अब 80 पिलर्ड फाउंड एट सेंट्रल पिलर्ड हॉल ऑफ पाटलिपुत्र। सो ये जो पैलेस था उसका सेंट्रल पिलर हॉल, उसमें 80 पिलर्स के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट कट पिलर्स, जिनको हम अशोकन पिलर्स के नाम से जानते हैं, जिसको मैंने अभी आपको दिखाया भी था, ये जो है इंडिपेंडेंट पिलर्स थे। अब ये इंडिपेंडेंट पिलर्स की थोड़ी-सी हमें बात करनी है। इसके फीचर्स को हमें देखना है और फीचर्स को मैं विद फोटोग्राफ्स आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम एक पिलर को देखेंगे तो इंडिविजुअली इसमें हमें 4 फीचर्स या 4 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहली शाफ्ट है, शाफ्ट के बाद हमें क्या देखने को मिलता है? शाफ्ट के बाद हमें बेल शेप्ड पोर्शन देखने को मिलता है। बेल शेप्ड पोर्शन के ऊपर एक डिस्क टाइप हमें पोर्शन देखने को मिलता है, जिसे हम अबेकस कहते हैं एंड अबेकस के ऊपर एनिमल स्कल्पचर हमें देखने को मिलता है। चलिए, अब इस 3 पोर्शन को मिलाकर हम क्या कह देते हैं? कैपिटल कह देते हैं एंड जो चौथा पोर्शन है इसे हम शाफ्ट कह देते हैं।
ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। मेरी ड्राइंग तो खैर इतनी अच्छी नहीं है, बट आई एम नॉट अपीयरिंग फॉर एग्जाम। आपको एग्जाम के लिए अपीयर करना है, सो आई वुड सजेस्ट कि भाई आप इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके प्रैक्टिस करें। अब देखिए अशोकन पिलर्स की मैं बात करूं, 19 सच पिलर्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फॉर। और अगर इनकी हाइट की बात करें, अराउंड 12 to 15 मीटर्स इनकी हाइट रही है। एवरेज वेट इज मोर देन 50 टन ऑफ ईच पिलर। इनका इस्तेमाल क्या होता था? देखिए, दीज पिलर्स वर द सिंबल ऑफ अथॉरिटी ऑफ अशोका। इनका जो इस्तेमाल था वो इंस्क्रिप्शन के लिए होता था। आप यहाँ पर अगर देखें, इस पोर्शन को अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कुछ इचिंग या कुछ इंस्क्राइब किया गया है। अब देखिए, उस समय ना तो ऐसा कोई माहौल था कि भाई एफएम रेडियो हो, ना ही उस समय इंटरनेट था, ना ही उस समय में कोई और ऐसी डेवलपमेंट थी। कम्युनिकेशन का साधन क्या था? या तो उस समय ढोल पिटवा कर कोई अनाउंसमेंट की जाती थी, या फिर अगर कोई ऐसा मैसेज है जो किंग के द्वारा अपनी प्रजा को दिया जाना है, तो वो इस तरह से पिलर्स के ऊपर इंस्क्राइब करा दिया जाता था, या फिर रॉक्स के ऊपर इंस्क्राइब कराया जाता था। सो दीज वर द रॉयल्स, जो रॉयल मैसेज होता था वो एक नोटिस बोर्ड की तरह काम करते थे ये पिलर्स। तो रॉयल मैसेज, अब जैसे हम बात करें, अशोका ने एक पिलर के ऊपर, पिलर इंस्क्रिप्शन के ऊपर अपना, लेट्स से एक रॉक कट इंस्क्रिप्शन है और एक पिलर इंस्क्रिप्शन है। रॉक कट इंस्क्रिप्शन पे हमें अशोका का जो वो देखने को मिलता है, जो धम्मा है, राइट, वो हमें देखने को मिलता है। पिलर इंस्क्रिप्शन पे अशोका का जो उड़ीसा का कॉन्क्वेस्ट है, आई गेस वो देखने को मिलता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और इन पिलर्स की बात कर लेते हैं। अब ये जो पिलर्स थे, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई जो रॉयल एडिक्ट्स थी उनको लिखवाने के लिए इन पिलर्स का इस्तेमाल होता था। इन पिलर्स का अगर निर्माण की बात करूं, यू विल बी सरप्राइज टू सी गाइस कि ये जो पिलर्स हैं ये भारत में केवल दो जगह पर, मथुरा और चुनार, दोनों ही यूपी के शहर हैं, यहां पर बनाए जाते थे। और इन्हें 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट किया गया है। अगर मैं मथुरा और चुनार से बात करूं, 2000 किलोमीटर तक ये पिलर्स हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए, ये पिलर्स जो हैं, इनमें जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट एक सिंगल स्टोन से कार्व आउट की गई है। और शाफ्ट के साथ साथ अगर मैं दूसरे फीचर्स की बात करूं, ये सिंगल स्टोन से कार्व आउट किए गए सारे के सारे फीचर्स हैं। चाहे वो हम एनिमल स्कल्पचर की बात करें, चाहे हम अबेकस की बात करें, लोटस शेप्ड फीचर की बात करें, और शाफ्ट की, ये चारों एलिमेंट्स को एक एक स्टोन से, वन स्टोन ईच से कार्व आउट किया गया है। एंड इन चारों को ट्रांसपोर्ट करके, एंड जिस जगह पर इन्हें लगाना था वहां पे नट एंड बोल्ट के जरिए इन्हें कसा गया है। सो नट एंड बोल्ट के जरिए इनको वहां पर इंस्टॉल किया गया है। चार पोर्शंस को अलग अलग तरीके से, अलग अलग करके ट्रांसपोर्ट किया जाता था, जहां पे भी ट्रांसपोर्ट करना होता था, एंड वहां जाकर इनको असेंबल कर लिया जाता था। अब देखिए, ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि किया जाता था, बहुत दूर दूर तक इन्हें ले जाया जाता था। आज की डेट में अगर कोई घर का निर्माण कर रहा हो और वो मार्केट से मार्बल खरीद कर ला रहा हो, उसे पता होगा कि कितना मुश्किल होता है कि कहीं ब्रेकेज ना हो जाए, कहीं मार्बल टूट ना जाए, क्रैक ना आ जाए। आप इमेजिन करें, आज से 2300 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, एंड 50 टन वजनी एक पिलर की शाफ्ट को आप लेके जा रहे हैं और 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। सो यू कैन इमेजिन कि कितनी हाईली एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वहां पर हम कल्पना कर रहे हैं। चलिए, अगर हम बात करें दो जगहों की जहां पर इन पिलर्स का निर्माण होता था, मथुरा और चुनार। मथुरा में जो पिलर्स बनते थे उनका डिस्टिंक्ट कलर रहता था। दीज वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन। सो मथुरा में वाइट स्पॉटेड, लेट मी राइट इट फॉर यू, वाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन से ये पिलर्स बनते थे। एंड अगर बात करें हम चुनार की, तो वहां पर लोकली फाउंड ग्रे सैंडस्टोन जो है उसका निर्माण किया जाता था। सो लेट मी शो यू दिस पिलर। दिस इज अ पिलर जिसका कलर है ग्रे, एंड फ्रॉम दिस यू कैन मेक इट आउट कि भाई ये जो पिलर है ये कहाँ पे बना है? चुनार में बना है। कहाँ है चुनार? यूपी में है चुनार। ठीक है जी। चलिए, अब देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई बहुत सारे फीचर्स जो हैं, क्योंकि हमने इंस्पिरेशन ली है, अकेमेनिड एम्पायर से इंस्पिरेशन ली है, तो आप देखेंगे परसोपोलिस में जो कैपिटल है पिलर की, दैट इज वेरी मच सिमिलर टू मौर्यन पिलर्स या फिर अशोकन पिलर्स। आप देखें, अब इसमें अशोकन पिलर की कैपिटल, ये कौन सी कैपिटल है? ये सारनाथ वाली कैपिटल
आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। अब देखिए, इसमें ये एक बेल शेप्ड पोर्शन हो गया, ये सारनाथ की तो नहीं लग रही है खैर। खैर ये बेल शेप्ड पोर्शन हो गया एंड उसके बाद ये अबेकस आ गया, अबेकस के बाद ये एनिमल स्कल्पचर आ गया, ठीक है? सो यहाँ पर कुछ और फिगर दिखाई दे रहा है जो कि सारनाथ में नहीं है, सो आई गेस ये वो नहीं है। एनी हाउ, आप ये देखिए, यहाँ पर भी इस तरह का हमें एक एनिमल स्कल्पचर नज़र आता है। एनिमल स्कल्पचर के नीचे ये जो है, ये बेल शेप्ड पोर्शन को रिप्लेस करता हुआ नज़र आता है और एक ये अबेकस नज़र आता है। चलिए, थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं एंड इन पिलर्स की हम और यहाँ पे चर्चा करते हैं। आप देखिए, ये जो पिलर है, अशोकन पिलर है, ये फ्री स्टैंडिंग पिलर है। ये फ्री स्टैंडिंग पिलर है। वहीं पे अगर मैं अक्मेनिड एम्पायर की बात करूँ, ये एक ऐसा पिलर है जिसके ऊपर रूफ टिकाई जाती थी। तो जैसे अगर आप देखेंगे, ये जो पिलर है, इन पिलर के ऊपर आप इमेजिन करें कि भाई ये जो पिलर्स हैं, इनके ऊपर रूफ, एक छत जो है वो टिकी हुई थी। व्हेयर एज़ इंडिपेंडेंट पिलर्स के रूप में हमें अशोकन पिलर्स देखने को मिलते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा था ना कि भाई एक ऐसा रॉयल हॉल जहाँ पर एक्मेनिड किंग्स फॉरेन डिग्निटरीज को रिसीव किया करते थे, उस हॉल में, सेंट्रल हॉल में भी इस तरह के जो पिलर्स हैं, वो देखने को मिलते हैं। अब कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, बट येस कुछ डिफरेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं दोनों ही पिलर्स में। सिमिलैरिटीज़ क्या-क्या हैं? बोथ आर मेड ऑफ स्टोन। अशोकन पिलर की बात करें या फिर एक्मेनिड पिलर की बात करें, दोनों में ही बेल शेप्ड पोर्शन है, दोनों में ही कैपिटल है, दोनों में ही ग्लोसी पॉलिश हमें देखने को मिलती है। खास करके अगर मैं अशोकन पिलर्स की बात करूँ, तो अशोकन पिलर्स में आप देखेंगे कि आज भी उतनी ही ज़्यादा शाइनी पॉलिश हमें देखने को मिलती है, जो कि आज से 2300 साल पहले लगभग रही होगी। तो आप यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का जितनी तारीफ़ कर लें, उतनी कम है। और अगर हम बात करें डिफरेंसेस की, तो देखिए डिफरेंसेस के लिए मैं आपको यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स भी दिखाने वाला हूँ। आप देखिए जो डिफरेंसेस हैं, सबसे पहला तो ये कि जो शाफ्ट है, अब शाफ्ट कौन-सी है? जो इस तरह से पिलर का जो ये वाला बेस है, शाफ्ट्स की अगर मैं बात करूँ, जो एक्मेनिड पिलर है, ये शाफ्ट्स मोनोलिथिक नहीं है। एक्मेनिड में सिलिंड्रिकल पोर्शंस को जोड़कर ये शाफ्ट बनाई गई हैं। सो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से जो एक्मेनिड पिलर के जो पोर्शन हैं, वो यहाँ पे जोड़े गए हैं और शाफ्ट बनाई गई है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ मौर्यन की, तो मौर्यन या फिर अशोकन पिलर की, तो देखिए मोनोलिथिक शाफ्ट है एंड वो कुछ इस तरह से टेपरिंग उसमें देखने को मिलती है। सो मोनोलिथिक, मेड आउट ऑफ सिंगल पीस, सिंगल स्टोन, ये है अशोकन, राइट? ये अशोकन है। अशोकन पिलर की हम बात कर रहे हैं। और वहीं पे हमने कहा जी जो एक्मेनिड है, वो इस तरह से जॉइंटेड शाफ्ट है। अगर हम बात करें शाफ्ट के और फीचर्स की, तो देखिए मैंने आपको कहा कि भाई जो अशोकन पिलर की शाफ्ट है, उसका जो अपर डायामीटर है वो छोटा है एंड जो लोअर डायामीटर है वो ज्यादा वाइड हो जाता है। सो आप देखेंगे टेपरिंग, स्लैंट में हमें ये शाफ्ट देखने को मिलती है। इस तरह से झुकी हुई ये शाफ्ट हमें देखने को मिलती है। वहीं पे आप देखेंगे जो एक्मेनिड पिलर है या जो पर्शियन पिलर है, इसका डायामीटर यूनिफॉर्म रहता है, चाहे वो नीचे वाले हिस्से का हो या फिर ऊपर। सो इट इज प्योरली सिलिंड्रिकल शाफ्ट इन दिस केस। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम अशोकन पिलर की बात करें, तो आप देखेंगे बहुत ही शाइनी पॉलिश, हमने कहा कि भाई इस पे हुई हुई है, कोई ग्रूव्स वगैरह इसका इसमें नहीं इस्तेमाल देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इन पिलर्स की, एक्मेनिड की, तो वहां पे आपको ग्रूव देखने को मिलेंगे, यानी कि कुछ लाइंस वहां पे इंस्क्राइब कर दी गई हैं, तो वो वहां पे एक डिफरेंस देखने को मिलता है। लेट मी शो यू अ पिक्चर ऑल्सो। अगर यहाँ पे कोई पिक्चर नज़र आती है तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर लेट मी ज़ूम इन फॉर यू, अगर ज़ूम इन होता है तो ज़ूम इन हो रहा है। आप देखें तो यहाँ पर, अगर इफ यू कैन सी दिस, यहाँ पे लाइन्स देख पा रहे होंगे इस तरह से। लाइन्स का आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना? तो ये ग्रूव्स हैं। वहीं पे अगर आप देखेंगे इस हिस्से को, बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल पॉलिश्ड हिस्सा आपको नज़र आता है। चलिए, और कुछ डिफरेंसेस हैं क्या? और कुछ डिफरेंसेस बिल्कुल हैं। अब देखिए जो अशोकन पिलर था, इट वाज़ हैविंग इट वाज़ ग्राउंडेड, या फिर यूँ कहें कि इट वाज़ डग आउट इन द सैंड। यहाँ पे ये नीचे मिट्टी में डग आउट करके ग्राउंड में इस तरह से प्लेस किया जाता था। वहीं पे अगर मैं एक्मेनिड पिलर की बात करूँ, तो इसके लिए एक अलग से प्लेटफ़ॉर्म आपको देखने को मिलता है। इस तरह से आप देखेंगे बेल शेप्ड प्लेटफ़ॉर्म। लेट मी शो यू दैट बेल शेप्ड प्लेटफ़ॉर्म ऑल्सो। आप देखें,
यहाँ पर जो है ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये बेल शेप्ड प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ऊपर इस पिलर को प्लेस किया गया था, टिकाया गया है। ठीक है जी? चलिए, आगे बढ़ते हैं। कहता है जी अशोकन पिलर यूज्ड टू इंस्क्राइब रॉयल एडिक्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया। वहीं पे जो पर्शियन पिलर्स थे दे वर यूज्ड टू सपोर्ट द रूफ्स। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। अब ये अशोकन पिलर की ही एक कैपिटल है। दिस कैपिटल वाज रिकवर्ड फ्रॉम रामपुरवा बुल, और ये रामपुरवा बुल कैपिटल है बेसिकली, जो रामपुरवा में अशोकन जो पिलर देखने को मिला था, वहां से ये कैपिटल लाई गई है। कहाँ पर आज की डेट में है? राष्ट्रपति भवन में जो ये रामपुरवा बुल की कैपिटल जो है वो रखी गई है। चलिए, एक और सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे कैपिटल हमें देखने को मिलती है अशोकन पिलर की, दैट इज सारनाथ लॉयन कैपिटल। क्या खासियत है? देखिए, सारनाथ नियर वाराणसी एक अशोकन पिलर मिला था। उसमें ये लॉयन कैपिटल हमें देखने को मिली। इस लॉयन कैपिटल में ये बेल शेप्ड पोर्शन आ गया, ये अबेकस आ गया, अबेकस के बाद ये लॉयन स्कल्पचर आ गया। नाउ द बेस्ट पार्ट हियर इज कि ये जो अबेकस एंड लॉयन स्ट्रक्चर है, ये जो अबेकस एंड ये जो स्ट्रक्चर है, इसे हमने अडॉप्ट कर लिया है एज आवर नेशनल एम्बलम। आप देखेंगे ये नेशनल एम्बलम के रूप में इसे हमने अडॉप्ट किया है। सो अगर आप पुलिस आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आप इस तरह की ये जो यहाँ पर कैपिटल देखते हैं ना, यहाँ पर ये जो आप सिंबल देखते हैं, तो ये जो सिंबल है बेसिकली ये कहाँ से आया है? ये सिंबल आया है कहाँ से? ये सिंबल आया है इसी कैपिटल से। ठीक है जी। अब देखिए इस कैपिटल की कुछ खासियत है वो हमें देखनी होगी। इस कैपिटल में ये जो अबेकस है, यहाँ पे 4 एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। इन चारों ही एनिमल्स के बीच में इस तरह से धर्म चक्र आपको देखने को मिलता है। 4 एनिमल्स कौन से हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला एनिमल है हॉर्स, दूसरा जो एनिमल है वो यहाँ पर हमें एलिफेंट देखने को मिलता है। एलिफेंट के अलावा जो तीसरा एनिमल हमें देखने को मिलता है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो है बुल, एंड चौथा एनिमल जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है अबेकस में वो है लॉयन। अब देखिए हॉर्स क्या था? अब हॉर्स जो था वो किस चीज का प्रतीक है? हॉर्स वाज द सिंबल ऑफ कंटक, जो बुद्ध का जो सिद्धार्थ, प्रिंस सिद्धार्थ का जो उन्होंने जब पैलेस छोड़ा था, वो किस हॉर्स पे छोड़ा था? तो वो कंटक पे छोड़ा था। उनका फेवरेट हॉर्स माना जाता है। एलिफेंट का यहाँ पे सिंबल क्यों यूज किया गया है? हम सब जानते हैं क्वीन माया के ड्रीम में एलिफेंट आया था बुद्ध के जन्म से पहले। बुल की अगर हम बात करें तो बुल रिप्रेजेंट्स टॉरस विच इज द मंथ ऑफ बुद्धा बर्थ, एंड लॉयन की बात करें इट रिप्रेजेंट्स एनलाइटनमेंट। तो ये 4 एनिमल्स का जिक्र यहाँ पर किया गया है। एंड बुद्धिज्म में धर्म चक्र परिवर्तन एंड चक्र का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान या फिर महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम मॉडर्न एज के अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं और हम केव आर्किटेक्चर की बात करेंगे। अब देखिए केव आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं तो केव आर्किटेक्चर में मॉडर्न एज एक ऐसी एज रही है लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां पे पहली बार केव्स का निर्माण भारतीय सबकॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। इससे पहले नेचुरल केव्स हमें देखने को मिलती हैं। ये जो नेचुरल केव्स हुआ करती थी, कौन सी केव्स थी? ये मैन मेड केव्स नहीं थी, ये नेचुरल केव्स वो हैं जो स्टोन एज में देखने को मिलती हैं। अब ये नेचुरल केव्स जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई देखिए ज्योग्राफिकल फिनोमिना से बनी है। अब ज्योग्राफिकल फिनोमिना से कैसे? भाई इरोजनल एक्टिविटी से बनी है। इसमें हमें क्या इंपॉर्टेंस देखने को मिली है जो स्टोन एज की केव्स हैं? हमें यहाँ पर पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिली हैं जिनका जिक्र हम अलग से करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई केव नहीं देखने को मिली। हम बात करें ऋग्वैदिक एज में कोई केव नहीं देखने को मिली। लेटर वैदिक एज में कोई केव नहीं देखने को मिली। सीधा कहाँ पर आती है? महाजनपद में भी कोई केव नहीं थी। कहाँ पर आती हैं? सीधा का सीधा फिर हमें मॉडर्न एज में ही केव्स देखने को मिलती हैं। नाउ मैन मेड केव्स पहली बार इनका निर्माण किया गया। कहाँ किया गया? बाराबार एंड नागार्जुनी हिल्स में इनका निर्माण किया गया। अब देखिए किन्होंने इसका निर्माण किया थोड़ा सा समझते हैं। ये आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये बाराबार हिल्स केव्स आप देख रहे हैं। बिहार में ये केव्स हैं। दीज वर एक्सकवेटेड बाय अशोका। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, है ना? ये केव्स हैं, यहाँ पर केव्स हैं, ये हिल्स में केव्स हैं। लेट मी टॉक अबाउट दीज केव्स मोर। अब देखिए मैंने आपको बताया कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस यहाँ पर देखने को मिलती है, और यहाँ पर 2 लोगों के कार्यकाल में केव्स का निर्माण किया गया। कौन से 2 लोग हैं? तो देखिए
पहला तो अशोका के कार्यकाल में, अशोका के बाद उनके ग्रैंडसन के कार्यकाल दशरथ के कार्यकाल में, ठीक है, दशरथ, ठीक है। अब देखिए अशोका की डेथ के बाद हुआ क्या था, जो मौर्यन एम्पायर था इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वेस्ट में मौर्य के जो अशोक के जो सन थे कुणाल, उनके पास ये पार्ट चला गया था, एंड ईस्टर्न हिस्सा जो है, ईस्ट जो है वो दशरथ के कंट्रोल में आ गया था। वेस्ट में कुणाल को फिर बैक्ट्रियंस का अटैक झेलना पड़ा, ठीक है, और उस अटैक के कारण ये ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन दशरथ के बाद संप्राति आते हैं, फिर इस तरह से फिर शुंगा इसका रूल आता है। एनी हाउ उसमें हम अभी जा नहीं रहे हैं, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अशोका अशोका के टाइम पे बाराबार हिल्स का निर्माण हुआ, यानी कि बाराबार हिल्स में केव्स का निर्माण हुआ, एंड दशरथ के टाइम में नागार्जुनी केव्स का निर्माण होता है। ये केव्स आपस में बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इनफैक्ट लगभग 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है, ठीक है जी। चलिए अब इन केव्स, जो केव्स थी इनका जो निर्माण किया गया, उनके कुछ फीचर्स हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं भाई। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ आ रहा होगा। सेशन समझ आ रहा है ना, तो आप इन सेशंस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड दूसरों के साथ शेयर करिएगा ये वीडियोस प्लीज, है ना। चलिए अब क्या कहता है भाई, ये जो केव्स थी ना, ये रेक्टेंगुलर केव्स थी, सिंपल हॉल से, इसमें कुछ ज्यादा हमें वो नहीं था। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा इनमें फीचर्स देखने को मिलते हैं, बट यस देयर आर सम फीचर्स जिनको हमें देखना होगा। सो सिंपल रेक्टेंगुलर केव्स थी, एंड ये जो सिंपल रेक्टेंगुलर केव थी ये दो चैम्बर्स में डिवाइडेड थी। इसका जो फ्रंट चैम्बर था, दिस वाज द फ्रंट चैम्बर, वो काफी बड़ा था, एंड जो बैक चैम्बर था वो स्मॉल था, ठीक है। अब ये जो फ्रंट चैम्बर था, इसमें जो मॉन्क्स हुआ करते थे वो यहाँ पर रहा करते थे, एंड अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज को परफॉर्म किया करते थे, जैसे कि सेरेमन वगैरह दिया करते थे। और जो बैक चैम्बर हुआ करता, दीज वर यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, राइट। ये जो मॉन्क्स हुआ करते थे ये इनके रहने का स्थान था। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से मॉन्क्स को हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई देखिए महाजनपद में देर वर 64 हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स, उनमें से एक हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स का मैंने जिक्र भी किया था, आजीविकास का, ठीक है। नाउ आजीविकास का जो सेक्ट था, इसी आजीविका सेक्ट के मॉन्क्स को अशोक के द्वारा एंड दशरथ के द्वारा ये जो केव्स हैं ये डोनेट की गई थी, ठीक है जी। चलिए अब बैक हॉल का मैंने आपको पर्पस बताया, रेजिडेंशियल पर्पस, फ्रंट हॉल का रिलीजियस गैदरिंग्स के लिए। अब देखिए जो पॉलिश हमें अशोकन पिलर्स पे देखने को मिलती है, वही पॉलिश हमें इसमें भी देखने को मिलती है। वही पॉलिश आप देखेंगे कि वो इसमें, किसमें, इस केव के अंदरूनी हिस्से में देखने को मिलती है। लेट मी शो यू दिस दीज केव्स फ्रॉम वेरी नियर डिस्टेंस। अब ये देखिए 12 बार केव की मैं बात कर रहा हूँ, ये केव नंबर 1 है, ये केव नंबर 2 12 बार में ही लोमास ऋषि केव है। अब देखिए लोमास ऋषि की मैं थोड़ी सी आपको ये जो आप ये वाली केव नंबर 1 देख रहे हैं, इसकी जो एंट्रेंस है बहुत ही सिंपल एंट्रेंस, रेक्टेंगुलर एंट्रेंस आपको देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर आप लोमास ऋषि की केव की अगर एंट्रेंस देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा डेकोरेटेड एंट्रेंस आपको देखने को मिलती है। इट इज हट काइंड ऑफ एंट्रेंस, हट शेप्ड एंट्रेंस, ठीक है। सो लोमास ऋषि की थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि आर्किटेक्चरली काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट केव है। अब देखेंगे लोमास ऋषि का जो ये फीचर है, बाहर का फसाड है, या जो आप देखेंगे यहाँ पर क्रेविंग्स जो कार्विंग्स की गई हैं, ये कार्विंग्स या जैसे हम रिलीफ फीचर कह देते हैं, राइट, जैसे हम रिलीफ फीचर कह देते हैं, ये जो रिलीफ फीचर है ये एक हट को सिंबलाइज करता है या फिर हट के तरह बनाया गया है। अंदर जाते हैं जब इस केव में, तो आप ये अंदर का हॉल देखते हैं, ये जो फ्रंट हॉल है, ये वाला फ्रंट हॉल है। इस केव के अंदर यहाँ पे साइड से एंटर करते हैं, एंड साइड से एंटर करने के बाद इस तरह से फ्रंट हॉल में आप पहुंच जाते हैं। फ्रंट हॉल में आप ये अंदर की फोटो देख रहे हैं और ये उसका मैप देख पा रहे होंगे, प्लान देख पा रहे होंगे, ठीक है। फ्रंट हॉल से ये छोटा सा गेट जा रहा है, इसके जरिए आप बैक हॉल में आ जाते हैं। एंड बैक हॉल में क्या होता है भाई, मॉन्क्स का रेजिडेंशियल प्लेस है, फ्रंट हॉल में रिलीजियस गैदरिंग जिसमें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए सो ये लोमास ऋषि केव है। इसी के साथ ये जो दूसरी केव मैंने 12 बार में आपको दिखाई थी, एक रेक्टेंगुलर एंट्रेंस आपको देखने को मिल रही है, तो वो साइड के तरफ से वो रेक्टेंगुलर एंट्रेंस आपको देखने को मिलती है। आप यहाँ से एंटर करते हैं, फिर अंदर जाके लेफ्ट एंड राइट में आपको वो केव देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए ये आप देख रहे हैं लोमास ऋषि केव का जो बैक हॉल है, ये राइट बैक हॉल ही है, यहाँ से गेट है, अंदर आने का रास्ता है।
मैं आपको दोबारा दिखा दूं, ये देखो, ये बैक हॉल है यहाँ पर, एंड यहाँ पर आप देखेंगे इधर आ गया क्या, यहाँ पर आ गया बैक हॉल, एंड वो फ्रंट हॉल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, मौर्यन पैलेसेस की बात कर लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले भी कि भाई जो पैलेसेस का निर्माण है वो अकेमेनिड एम्पायर के टाइम पे हुआ, एंड भारत में पहली बार कोई एज सच पैलेस का निर्माण देखने को मिलता है, वो मौर्यन पैलेसेस का निर्माण देखने को मिलता है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि सर महाभारत का क्या हुआ। महाभारत में पैलेस का जिक्र किया गया है, वो तो ऋग्वैदिक एज की टाइम को भी दर्शाती है, रामायण में भी किया गया है। अब देखिए, डेफिनेटली इन एपिक्स में पैलेसेस का जिक्र जरूर किया गया है, लेकिन अभी तक हमें उसके आर्किटेक्चरल एविडेंसेस एज सच नहीं मिले हैं। हस्तिनापुर में जब एक्सकवेशन की गई तो जिन ग्रैंड पैलेसेस का जिक्र महाभारत में किया जाता है वो पैलेसेस एज सच मिसिंग है। यस, वी हैव फाउंड सम स्ट्रक्चर्स, वी हैव फाउंड सम बिल्डिंग्स, बट दीज आर नॉट, these cannot be called as palaces in their own right। ठीक है, चलिए मॉडर्न पैलेसेस की बात करते हैं। सबसे जो पहली बार पैलेस का निर्माण हुआ है इन द इंडियन कॉन्टिनेंट एज ऑफ टुडे, वो हम मानकर चलते हैं कि वो मौर्यास के टाइम पे, खास करके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे किया गया था। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे पैलेस बनाया गया था, इट वाज अ वुडन पैलेस, एंड वुडन पैलेस में जैसे मैंने आपको कहा कि भाई एक 80 पिलर्ड हॉल, 80 पिलर्ड हॉल का निर्माण किया गया था। अब ये जो वुडन हॉल था या ये जो पैलेस था कहाँ था, पाटलिपुत्र यानी कि आज के पटना के, पाटलिपुत्र नाम के आज का जो शहर है पटना, उसके कुम्भरहार एरिया में था, कुम्भरहार एरिया। ठीक है, चलिए अभी मैं आपका मैप भी उसका दिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस था, ऐसा कहा जाता है कि भाई वो बर्न डाउन हो गया, वो जल गया, एंड उसके बाद फिर अशोका ने सेम प्लेस पे सेम तरह का जो जो पैलेस था उसे रेप्लिकेट किया। द ओनली डिफरेंस इज कि जो अशोकन पैलेस था इट वाज मेड आउट ऑफ स्टोन पिलर्स, स्टोन के पिलर्स के द्वारा बनाया गया था। नाउ अब देखिए पाटलिपुत्र का एक बहुत लंबा इतिहास है, पाटलिपुत्र इटसेल्फ हैज अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। आप देखते हैं यहाँ पर कि इट रिमेन्ड कैपिटल फॉर ओवर 1000 ईयर्स। अशोका के टाइम पे भी थी, उससे पहले भी यहाँ पर इसको कैपिटल बनाया, महाजनपद का जो समय था उससे पहले भी यहाँ पर जो थी ये कैपिटल रही है। उसके बाद भी गुप्ता एज तक यहाँ पर कैपिटल रही है। मौर्यन एज के बाद क्या आया, पोस्ट मौर्यन एज आया, पोस्ट मौर्यन एज में शुंगास की कैपिटल भी ये रही, फिर उसके बाद कांडवास के साथ भी यहाँ पे अटैचमेंट रहा, फिर गुप्ता की कैपिटल भी ये रही। अब पाटलिपुत्र की अपनी एक खासियत है भाई, पाटलिपुत्र को जल दुर्ग कहा जाता है। जल दुर्ग क्यों कहा जाता है, जल दुर्ग का मतलब क्या है, फोर्ट ऑफ वाटर। क्यों भाई, क्योंकि इट वाज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स। नाउ दिस वाज द अर्लीस्ट पाटलिपुत्र। आप देखेंगे कि भाई ये जो पाटलिपुत्र है ये तीनों साइड से रिवर से घिरा हुआ है। अच्छा मुझे बताओ आप कमेंट सेक्शन में कि कौन सी रिवर है यहाँ पर जो पाटलिपुत्र को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, एक नेचुरल फोर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रही है। देखिए आपको ये बताना है, चलिए अब ये आपको मैं थोड़ा सा जो है ना आपको ये दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कुम्भरहार नाम का सेंट्रल पिलर हॉल भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है। चलिए अब क्या कहते हैं जी, पैलेसेस हियर वर फेमस फॉर सेंट्रल पिलर हॉल दैट वर यूज्ड बाय द फॉर द कोर्ट एंड अदर गैदरिंग्स। अब ये जो पैलेस है, अशोकन पैलेस है या फिर चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस है, इनका हमें जिक्र कहाँ से देखने को मिलता है। देखिए मेगास्थनीज ने अपनी बुक में, बुक का क्या नाम था, इंडिका। इंडिका, इंडिका किसकी बुक थी, INDICA, इंडिका बुक किसकी है, इंडिका मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था, एक एम्बेसडर था। कौन सा एम्बेसडर, ग्रीक एम्बेसडर, किसके कोर्ट में, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। कहाँ से आया था भाई, ठीक है कहाँ से आया था, हम सब जानते हैं भाई, जो ये हैं कौन, मेगास्थनीज हैं, ही वाज ग्रीक एम्बेसडर सेंट बाय सेल्यूकस निकेटर। एंड क्यों भेजा गया था इनको यहाँ पर, क्योंकि ये आई मीन जो सेल्यूकस निकेटर थे उनका युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको हरा दिया था, हराने के बाद उनकी डॉटर की शादी चंद्रगुप्त मौर्य हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई थी। एंड चंद्रगुप्त मौर्य को उनके दरबार में मेगास्थनीज को भेजा गया था एज एन एम्बेसडर। ठीक है, चलिए
एंड बदले में हेलेना आई मीन जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने क्या दिया था सेल्यूकस को, उनको 500 एलिफेंट्स इन रिटर्न दिए थे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अशोका, अशोका का यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि भाई ग्रैंडसन था चंद्रगुप्त मौर्य का, अब मैंने ये वाली बात आपके साथ यहाँ पे शेयर कर ली है ना। परफेक्ट रेप्लिका था, 80 पिलर्ड हॉल था, ये तीनों बातें मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर ली हैं। अब अशोकन पैलेस जो था इसका जिक्र हमें कहाँ पे मिलता है? अब मैंने कहा क्या कहा कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य के पैलेस का जिक्र हमें कहाँ पे, मेगास्थनीज की इंडिका में देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मैं अशोकन पैलेस की बात करूं, अशोकन जो पैलेस था उसका जिक्र हमें फाहिया की राइटिंग्स में देखने को मिलता है। फाहिया कौन थे? चाइनीज ट्रेवलर थे जो कि 5th सेंचुरी एडी में भारत में आए थे, गुप्तास पीरियड में भारत में आए थे। अब आप मान के चलें कि गुप्तास का जो पीरियड है 5th सेंचुरी एडी का, उस समय भी जो अशोकन पैलेस था वो अभी इंटैक्ट था, वो हम यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं। ठीक है ना, तो उस समय इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है। इनफैक्ट ही वाज सो फुल ऑफ प्रेज फॉर दिस पैलेस कि उन्होंने कहा, फाया ने कहा कि भाई जो अशोका का पैलेस है इट सीम्स टू बी अ वर्क ऑफ स्पिरिट्स, यानी कि इतना ज्यादा शानदार है कि एंजल्स के द्वारा बनाया गया ये पैलेस नजर आता है। ठीक है, अब ये जो फाहिया के जो रिमार्क्स हैं इनसे हमें क्या पता चलता है कि भाई इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी दिस पैलेस वाज इंटैक्ट। अब हम फोर्ट्स की बात करते हैं। अशोकन एज में फोर्ट्स का क्या निर्माण हुआ, कैसा हुआ वहां पे, या मॉडर्न एज में, उसका हम बात कर लेते हैं। फोर्ट बेसिकली होता क्या है? फोर्ट एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है, या फिर यूं कहें कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया की जब आप बाउंड्री इरेक्ट कर देते हो एंड उस एरिया को वो बाउंड्री से जब प्रोटेक्ट करते हैं, वो जो प्रोटेक्टिंग बाउंड्री होती है उसे हम फोर्ट कह सकते हैं। अब ये जो फोर्ट है या किला है, अगर हम अशोकन एज की बात करें या मौर्यन एज की बात करें, मेगास्थनीज ने कहा कि भाई पाटलिपुत्र जो है इट वाज सराउंडेड बाय वुडन वॉल, बट वी ऑल नो कि इट वाज बर्न्ट डाउन। फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं कि ये जो वुडन वॉल थी इट हैड 64 गेट्स। जो पाटलिपुत्र है इसमें वुडन वॉल से इसको घेरा हुआ था, यानी कि प्रोटेक्ट किया गया था, एंड इसमें 64 गेट्स का जिक्र मेगास्थनीज ने किया है। एंड क्या कहता है जी, 64 गेट्स के साथ साथ रेगुलर इंटरवल्स पे वॉच टावर्स भी वहां हुआ करते थे। आज भी अगर आप देखते हो जहां पे आर्मी कैंटोनमेंट्स होते हैं, आर्मी कैंटोनमेंट्स के बगल से आप गुजरते हो तो वहां पे वॉच टावर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर भी जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, वो ये कि भाई पाटलिपुत्र इटसेल्फ हैड नेचुरल फोर्ट। नेचुरल फोर्ट क्या था उसमें? जल दुर्ग हमने कह ही दिया। तो जल दुर्ग का मतलब क्या हो गया कि भाई वहां पे वाटर से प्रोटेक्टेड था पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए भाई अब हम कंटिन्यू करते हैं एंड अशोकन एज के या मौर्यन एज के एक और फीचर को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज मौर्यन पोट्री। देखिए मौर्यन पोट्री जो है इसे NBPW के नाम से जाना जाता है, दैट इज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, अब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कैसा दिखता था? इट वॉज वेरी लश्चरस इन नेचर, बिल्कुल सिंपल, ऐसा कोई वो उसमें वो ज्यादा वो नहीं है। देखिए आप बिल्कुल यहाँ पे ब्लैक कलर इस पे किया गया है एंड इट इज स्टिल लश्चरस। आज की ये रीसेंट फोटो होगी कोई 5-10 साल पुरानी, आप देखेंगे आज भी इसमें से शाइन नजर आ रही है। सो दैट वाज द लेवल ऑफ दिस पोट्री, और दैट वाज द लेवल ऑफ वर्क दैट वी फाइंड इन दिस टाइम्स पोट्री। नाउ देखिए दो तरह की पोट्री किसी भी काल की अगर आप बात करें, आप इससे पहले की बात करें या फिर इस काल की बात करें, तो दो तरह की पोट्री हमें देखने को मिलती है। एक है सिंपल पोट्री जो कि रेगुलर यूज के लिए काम आती है, चाहे वो खाना खाने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए ग्रेन्स वगैरह को। दूसरी है NBPW। नाउ दिस इज स्पेशल। अब इसका कोई लिमिटेड यूज रहा होगा, जैसे कि फॉर सर्विंग द गेस्ट्स, राइट, फूड को सर्व करना, या फिर मोस्टली डेकोरेटिव पर्पस के लिए ये यूज रही होगी, राइट। तो ये इस तरह से लिमिटेड यूज वाली पोट्री रही है। चलिए इसके बाद जो अशोकन या मौर्यन एज का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है स्तूपा, स्तूपा आर्किटेक्चर। अब स्तूपा आर्किटेक्चर को मैं चाहता हूं कि हम एक अलग से वीडियो इस पे बनाएं, एंड क्योंकि इसे डिटेल में हमें डिस्कस करना है तो
इसके ऊपर एक अलग से सेशन हम लेकर आएँगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे एंड स्तूपा के साथ-साथ मौर्यास का जो और कुछ फीचर्स बचे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। भाई चैनल को लाइक करना ना भूलें, सेशन पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, स्प्रेड करें, आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। अगर आपको कोई लेट्स से टेस्ट सीरीज़ या फिर कोर्स सब्सक्राइब करना है, तो हमारी वेबसाइट www.tyaari360.com पे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मिलेंगे कल फिर एक नए सेशन में। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।